हमारे सौरमंडल का वो क्षेत्र जहां पर यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह मौजूद हैं, इस क्षेत्र में दूर दूर तक सिर्फ अंधकार ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी और इसकी ऊर्जा सौरमंडल के बाकी ग्रहों के मुकाबले सबसे आखिर में पहुंचती है। चांद और मंगल की एक्सप्लोरेशन में हम इंसान काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं, लेकिन सौरमंडल के इस क्षेत्र के बारे में हम बहुत कम ही जानते हैं, क्योंकि इसकी दूरी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है और यहाँ पर पहुंचना अपने आप में एक चुनौती है। सौरमंडल का यह अंधकार भरा क्षेत्र कई सारे रहस्यों से भरा पड़ा है और इसी अंधकारमय क्षेत्र में मौजूद है प्लूटो। प्लूटो एक ग्रह तो नहीं है, लेकिन ये क्या है ये जानना बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल के उन पिंडों में से है जिनके बारे में हमें जानकारी बहुत कम है, लेकिन इसकी एक्सप्लोरेशन रहस्यों और रोमांच से भरी होती है। एक समय था जब प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो से ग्रह होने का खिताब छीन लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए आप हमारा ये पुराना वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लूटो की इस सीरीज में हम अब तक इसकी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्लूटो की जानकारी प्राप्त नहीं करने वाले, बल्कि हाइपोथेसाइज करने वाले हैं कि प्लूटो को कॉलोनाइज कैसे किया जाएगा। प्लूटो की कॉलोनाइजेशन की बात सुनकर ही अजीब लगता है। हालांकि आसान तो खैर मार्स और चांद का कॉलोनाइजेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कॉलोनाइज करने के लिए हमारे पास कई सारे प्लान्स मौजूद हैं जो कि आने वाले भविष्य में इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। लेकिन प्लूटो को कॉलोनाइज करना आसान नहीं होने वाला। इसके बारे में हम जब सोचेंगे तो हमारे सामने चुनौतियों और सवालों का अंबार लग जाएगा, और इन सवालों और चुनौतियों के सॉल्यूशंस हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वे सॉल्यूशंस हाइपोथेटिकल ही क्यों न हो। अगर हम आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पृथ्वी के बाहर अगर किसी ग्रह पर जाना चाहते हैं तो सबसे करीब हमें मिलेगा मंगल ग्रह। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 54 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी तय करनी पड़ेगी, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये दूरी तय करने में हमको लगेंगे करीब 7 महीने। अब जरा सोचकर देखिए कि हमारे पड़ोसी ग्रहों तक जाने में हम सबको महीनों का समय लग रहा है, वहीं उस ड्वार्फ प्लैनेट पर जाने में हमें कितना समय लगेगा, जिसकी दूरी मिलियंस किलोमीटर्स में नहीं बल्कि बिलियंस किलोमीटर में है। जी हाँ, सही सुना आपने, 5.3732 बिलियन किलोमीटर्स। ये है दूरी प्लूटो और पृथ्वी के बीच की। न्यू हॉराइजन्स 14 जुलाई सन 2015 को प्लूटो के आसपास पहुंचा था। इसको प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल से भी ज्यादा का समय लग गया। अब पिछले कुछ सालों में स्पेस टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले काफी विकसित तो हुई है, लेकिन अभी भी सौरमंडल के आखिरी कुछ ग्रहों तक पहुंचने में हमको 8 से 9 साल तो लग ही जाते हैं। स्पेस मिशन तो छोड़िए, ब्रह्मांड में सबसे तेजी से ट्रैवल करने वाली चीज यानी कि लाइट भी प्लूटो तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। सूर्य से निकलने वाली लाइट को प्लूटो तक पहुंचने में करीब 5.5 घंटे का समय लग जाता है। अब कॉलोनाइजेशन का काम सिर्फ एक मिशन में तो पूरा नहीं हो सकता। जब भी हम किसी ग्रह को कॉलोनाइज करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वहां पर इंसानों के रहने लायक जगहों का निर्माण करते हैं। ये जगहें उस ग्रह पर किया गया कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, या फिर उस ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा कोई स्पेस स्टेशन हो सकता है। जगह का निर्माण करने के बाद हम इंसानी पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए कुछ बेहद जरूरी रिसोर्सेज का इंतजाम करते हैं। ये काम किसी एक स्पेस मिशन का तो नहीं हो सकता। प्लूटो पर कॉलोनाइजेशन करने का काम कई दशकों तक चलता रहेगा, और इसमें टेक्नोलॉजी, संसाधन और बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। फिर भी मान लीजिए कि इसको कॉलोनाइज करने में लगने वाले संसाधन और पैसों का इंतजाम इंसानों ने कर लिया, और फाइनली अब डिसाइड किया जाता है कि प्लूटो पर एक ऐसा मिशन भेजा जाएगा जिसका लक्ष्य होगा इस पर इंसानी बस्ती बनाना। जब भी कोई इंसान प्लूटो की सतह पर अपना पहला कदम रखेगा, वैसे ही उसके जिंदा रहने का स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलकर बना हुआ प्लूटो का वायुमंडल इंसानी शरीर का दम घोंटने के लिए काफी है। सबसे पहले तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इस ग्रह पर लंबे समय तक जिंदा रह सकें। हमें अपनी एस्ट्रोनॉट सूट की टेक्नोलॉजी को और एडवांस करना होगा, और हमें प्लूटो पर जिंदा रहना है तो शायद एस्ट्रोनॉट सूट को अपने शरीर का हिस्सा बना लेना होगा। ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है और डरावना सा भी लगता है, लेकिन असली डरावनी चीज तो अभी आने वाली है। रूस में एक छोटा सा शहर है ओमायकॉन, जहाँ का तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर भी इंसान निवास करते हैं,
लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। इतने कम तापमान का इंसानी शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब जरा सोचकर देखिए कि इस तापमान को अगर और भी ज्यादा नेगेटिव में ले जाया जाए और उसमें एक इंसानी शरीर को रखा जाए तो क्या होगा? -240 डिग्री सेल्सियस। ये वो तापमान है जो प्लूटो पर आपको मिलेगा। प्लूटो के कॉलोनाइजेशन को लेकर हमारा सपना तब पूरा होगा जब इस तापमान में अपने शरीर को हम जिंदा रखने की क्षमता विकसित कर पाएंगे। यहाँ पर हम जीव विज्ञान के नियमों को चुनौती दे रहे होंगे। अगर हमें प्लूटो के ठंडे तापमान से लड़ना है तो या तो हमें इस पूरे ड्वार्फ प्लेनेट को ही टेराफॉर्म करना होगा या फिर कोई ऐसा बेस बनाना होगा जहाँ पर तापमान पूरे ग्रह के तापमान के मुकाबले ज्यादा हो। कम से कम इतना ज्यादा तो हो ही जितने में हम खुद को जिंदा रख सकें। किसी दूसरे ग्रह पर जाने में सबसे पहली चुनौती सर्वाइवल ही होती है। अगर हमारा शरीर प्लूटो या फिर किसी अन्य ग्रह पर एक अच्छे खासे वक्त के लिए जिंदा रह सके और ठीक तरह से काम कर सके तो ही हम उस ग्रह पर बस्ती बनाने की सोच सकते हैं। क्योंकि हम फिलहाल एक कल्पना से गुजर रहे हैं। क्यों न ये भी मान लिया जाए कि हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे हमारे शरीर को प्लूटो के वातावरण में काफी लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। यहाँ पर हमारा पहला चैलेंज जो कि है सर्वाइवल, इस पर हमने एक हाइपोथेटिकल विजय प्राप्त कर ली है। आगे का स्टेप क्या होगा? आगे हमें शुरुआत करनी होगी इस ग्रह पर बस्तियां बसाने के लिए कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अब यहाँ पर भी हमारे सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो इस ग्रह की सरफेस और दूसरी ग्रेविटेशन। हमारे द्वारा किया गया कोई भी कंस्ट्रक्शन इस ग्रह की सतह पर टिकना मुश्किल होगा। कंस्ट्रक्शन छोड़िए, हमारा खुद का इस ग्रह पर टिकना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले केवल 8% ही है। अगर आपका वजन 50 किलो है तो प्लूटो पर आप खुद को केवल 4 किलो का ही महसूस करोगे। ग्रेविटी के अलावा दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने होगा वो है इसकी सतह। इसकी सतह 98% नाइट्रोजन आइस से बनी हुई है। ऐसी सरफेस में इतनी कम ग्रेविटी में कंस्ट्रक्शन करना आसान नहीं होने वाला। ऐसे वातावरण में इंसानों के रहने के लिए किसी बेस का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, ये शायद आने वाले फ्यूचर में हमको पता चल सके जब स्पेस एक्सप्लोरेशन और इंसानी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकास कर चुकी होगी। लेकिन फिलहाल ऐसा करना साइंस फिक्शन ही माना जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से प्लूटो पर बेस बन गया तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा मुकाम साबित होगा, क्योंकि ऐसे में प्लूटो हमारे इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन का एक रास्ता खोल देगा। शायद हम कभी फ्यूचर में प्लूटो पर ही अपनी ऑब्जर्वेटरीज एस्टैब्लिश कर पाएंगे, जिससे काइपर बेल्ट और इससे आगे की दुनिया के बारे में हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी प्लूटो को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इससे इंसानी सभ्यता पर क्या असर पड़ेगा? प्लूटो एक ऐसा ड्वार्फ प्लेनेट जिसके बारे में जानने के लिए भले ही आज हम क्यूरियस हैं, लेकिन इसे हमेशा से ही इग्नोर किया गया, चाहे पायनियर मिशन हो या फिर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन लगातार विवादों में रहने की वजह से प्लूटो के प्रति वैज्ञानिकों की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई और आखिरकार 2006 में प्लूटो के लिए एक डेडिकेटेड मिशन न्यू होराइजन्स लॉन्च कर दिया गया। प्लूटो अब लाइमलाइट में आ चुका था। 2006 में न्यू होराइजन मिशन हो या फिर प्लूटो का प्लैनेट्स की कैटेगरी से निकाले जाना, प्लूटो पर अब बातें होने लगी थी। हालांकि प्लूटो का यह एक्सप्लोरेशन इतना इजी भी नहीं था। न्यू होराइजन मिशन ने प्लूटो से रिलेटेड कई सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन कई और रहस्य भी अब हमारे सामने थे, जिनका जवाब न तो न्यू होराइजन के पास था और न ही हमारे पास। लेकिन एक बात है कि ये मिशन वर्थ इट था। लेकिन न्यू होराइजन ने प्लूटो पर ऐसा क्या देखा जो हमारे लिए आज तक रहस्य बना हुआ है, और अब साइंटिफिक कम्युनिटी में चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि उन रहस्यों को सुलझाने के लिए प्लूटो पर एक नया मिशन भेजा जाए। तो आखिर क्या है वो मिस्ट्रीज और कैसा होगा प्लूटो पर जाने वाला नया मिशन, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात प्लूटो और न्यू होराइजन मिशन की करते हैं। न्यू होराइजन खुद में एक लंबी कहानी है। 1989 से 2003 तक करीब इन 14 सालों में इस मिशन को फाइनलाइज किया जा सका। दर्जनों मिशन कॉन्सेप्ट्स, प्रपोजल्स पे प्रपोजल्स, ऊपर से फंडिंग्स में कटौती, लेकिन आखिरकार राइवल टीम्स के एक दमदार कंपटीशन से नासा ने अपना प्लूटो फ्लाईबाय मिशन यानी कि न्यू होराइजन्स को चुन लिया था। टाइम बहुत कम था। अगर कम फ्यूल में प्लूटो तक पहुंचना था तो जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट को यूज करना जरूरी था। तो इसके लिए 2006 की एक क्रिटिकल लॉन्च विंडो तय की गई। अब 2003 को मिलाकर कुल 2006 तक 4 साल का समय था
इस मिशन को डिजाइन, बिल्ड और टेस्ट करने के लिए। इसके लिए एकदम टाइट शेड्यूल बनाया गया। हजारों वैज्ञानिक इस मिशन पर जी जान से काम कर रहे थे और आखिरकार इस टारगेट को अचीव करने के बाद 9 जनवरी सन 2006 को न्यू होराइजन को फाइनली लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद न्यू होराइजन ने अंतरिक्ष के अंधकार में करीब 9.5 साल तक सफर किया और आखिरकार पहुंच पाया प्लूटो और इसके 5 चंद्रमाओं के पास। ये घटना अपने आप में ऐतिहासिक थी। 14 जुलाई सन 2015 का वो दिन सच में उन लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा पल था जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस मिशन में लगा दी थी। जी हाँ, ये पूरा एक मिशन एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक 26 साल का था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मिशन का ना तो कोई बैकअप था, ना प्लान बी था और ना ही वॉयेजर 2 अगर वॉयेजर 1 फेल होता है तो। खैर, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चला। न्यू होराइजन कामयाब रहा। अगर सही मायनों में देखा जाए तो हमारा ही सौरमंडल ने हमें उस आखिरी छोर तक पहुंचाया था। भले ही समय लगा, लेकिन दैट वाज वर्थ इट। जब न्यू होराइजन से डेटा धरती पर आया तो उसने प्लूटो पर बहुत बड़े नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स दिखाए, मीथेन और वाटर आइस के बड़े बड़े पहाड़, एक कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर और एक ऐसी दुनिया दिखाई जो करीब पिछले 4 अरब साल से इंटेंसली एक्टिव मालूम पड़ रही थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और कुछ भी था। डेटा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एविडेंसेस भी देखने को मिले। प्लूटो के इतिहास में इसकी सतह पर तरल के होने के ट्रेसेस भी थे, आइस वॉल्केनोज जो कि सतह के ऊपर फूट रहे थे, और एक महासागर, एक छिपा हुआ पानी का महासागर इसकी सतह के नीचे। वैज्ञानिकों को एक मिशन से इतना कुछ मिलना किसी खजाने से कम नहीं था। प्लूटो के अलावा इसके मून्स ने भी डिसअपॉइंट नहीं किया। न्यू होराइजन के डेटा ने बताया कि प्लूटो का चांद शेरन अतीत में हुए प्लूटो और किसी ड्वार्फ प्लैनेट के बीच एक बड़ी टक्कर के कारण बना है। इसके अलावा शेरन की सतह बेहद रहस्यमय तरीके से रिफ्लेक्टिव है, पर इसके पोलर कैप्स एकदम डार्क हैं, जो कि हो सकता है कि वहां से मीथेन इसके एटमॉस्फेयर से एकदम एस्केप कर गई हो, जिसकी वजह से पोल्स पर शेरन डार्क दिखाई देता है। ये तो महज कुछ ही खोजें हैं जो न्यू होराइजन ने अपने सिंगल फ्लाईबाय के दौरान की थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों को लगता है कि उनसे बहुत कुछ छूट गया है। असल में अब एक नए मिशन की जरूरत है प्लूटो को और गहराई में स्टडी करने के लिए और इससे जुड़ी पहेलियों को सुलझाने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर न्यू होराइजन के बाद भी हमें प्लूटो के लिए मिशन क्यों भेजना चाहिए? तो इसके कई कारण हैं। पहला है कि न्यू होराइजन एक फ्लाई बाय नेचर का मिशन था। स्पेसक्राफ्ट प्लूटो की तरफ 84,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा था और प्लूटो फ्लाईबाय के दौरान ये 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्लूटो के नजदीक से निकल गया। और इस दौरान न्यू होराइजन प्लूटो की 40% सरफेस को ही ढंग से मैप कर पाया, और शेरन के केस में भी कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा प्लूटो के जो 4 चंद्रमा बच गए, उनके बारे में तो हम और भी कम जान पाए हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट उनकी तरफ गया ही नहीं। दूसरी चीज, प्लूटो एक डायनेमिक वर्ल्ड है, यानी कि यहाँ पर हर पल कुछ न कुछ बदलता रहता है। नाइट्रोजन के ग्लेशियर्स, एवलांचेस और यहाँ का कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेयर यहाँ की जियोलॉजी को चेंज करता रहता है। पर न्यू होराइजन के फ्लाईबाय के दौरान हम प्लूटो पर सिर्फ 24 घंटे के करीब ही नजर रख पाए, जिससे कि हमें यहाँ का एक बेहतरीन स्नैपशॉट तो मिल जाता है, लेकिन इससे हमें प्लूटो पर होने वाले डेली चेंजेस, सीजनल चेंजेस और जियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और ये काम सिर्फ एक ऑर्बिटर मिशन से ही पॉसिबल हो सकता है, जो प्लूटो के ऑर्बिट में सालों साल तक घूमता रहे। फ्लाईबाय मिशन से ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और तीसरी चीज जो हमें प्लूटो के लिए नए मिशन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, वो है नए और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। हम ये जानते हैं कि न्यू होराइजन के डेटा से जो नए सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम प्लूटो पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजते हैं, तो हम रडार के जरिए इसके ग्लेशियर्स के अंदर तक झांक सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये कितने गहरे हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और यहाँ पर पाई जाने वाली हेज के नेचर को भी हम समझ सकते हैं। और इसके अलावा रेडियो ट्रैकिंग से हम प्लूटो पर इसके इंटीरियर में मौजूद ओशंस का भी पता लगा सकते हैं कि वाकई वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। थर्मल मैपर से ये पता लगाया जा सकता है कि प्लूटो के अथाह ग्लेशियर्स को आखिर पावर कहाँ से मिल रही है। क्या इसके अंदर आज भी एंशिएंट आइस वॉल्केनोज एक्टिव हैं? ये भी पता लगाया जा सकेगा। क्या ये प्लेनेट जिंदा है, यानी क्या इसकी कोर आज भी एक्टिव है या डेड है, या फिर ठंड से जम चुकी है।
बिना मैग्नेटोमीटर के ये पता नहीं लगाया जा सकता और बिना ऑर्बिटर के ये पॉसिबल नहीं है। और आखिरकार प्लूटो के पोल्स की डार्कनेस में मैप करने के लिए हमें लाइडार जैसे एडवांस और एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, जिससे हमें प्लूटो के नाइट साइड और डे साइड में आने वाले टेम्परेचर चेंजेस का पता चल सके। और इन सब कामों को अच्छे से करने के लिए हमें एक ऑर्बिटर चाहिए होगा, और वो ऑर्बिटर एक दिन या फिर कुछ दिन नहीं बल्कि सालों के ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया जाए, जो हफ्ते दर हफ्ते हमें डेटा भेजता रहे और वो प्लूटो और उसके चंद्रमाओं पर लगातार नजरें बनाए रखे और उनकी जियोलॉजी और एटमॉस्फेयर को इवॉल्व होते हुए देख पाए। मिशन डिजाइन। प्लूटो के लिए ये मिशन कॉन्सेप्ट तो रेडी है, लेकिन इस मिशन को डिजाइन करना अगला सबसे चैलेंजिंग स्टेप है। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस टॉपिक पर पूरे 2 साल तक रिसर्च की कि प्लूटो के ऑर्बिट में एक ऑर्बिटर को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। रिसर्च में पता चला कि न्यू होराइजन के स्केल के स्पेसक्राफ्ट को एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लॉन्च करने के लिए नए सैटर्न वी क्लास के नए लॉन्च व्हीकल की जरूरत होगी। जुपिटर के ग्रेविटी असिस्ट, एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक स्टेज और एक केमिकल propulsion ब्रेकिंग स्टेज हमें चाहिए होगा प्लूटो तक पहुंचने के लिए। वैज्ञानिकों ने स्टडी में पता लगाया कि ऑर्बिटर में किस तरह के पेलोड्स होने चाहिए, किस तरह का ऑर्बिटर टूर पॉसिबल हो पाएगा, स्पेसक्राफ्ट में मेन एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और स्पेसक्राफ्ट को धरती से प्लूटो तक कैसे पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू जो इस स्टडी से मिला वो था प्लूटो तक पहुंचने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम रिक्वायरमेंट का सॉल्यूशन। पहले तो रिसर्चर्स ने काफी ज्यादा प्रोपेलेंट मास ऐड कर दिया था स्पेसक्राफ्ट में, लेकिन बाद में उन्होंने ये पाया कि वर्चुअली उन्हें प्लूटो और इसके मून्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो प्रोपेलेंट चाहिए उसे एलिमिनेट किया जा सकता है प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन के क्लोज फ्लाईबाय करके, यानी कि रिपीटेड ग्रेविटी असिस्ट का यूज करके। ये बिल्कुल सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए भेजे गए कैसिनी मिशन के जैसा है, जिसने सैटर्न और उसके मून्स को स्टडी करने के लिए उसके सबसे बड़े चांद टाइटन की ग्रेविटी असिस्ट का यूज किया था। और जब वैज्ञानिकों की टीम ने इस आइडिया को सिमुलेट किया तो इसने एकदम परफेक्ट काम किया, जिसने मोस्ट ऑफ द फ्यूल ले जाने का झंझट ही खत्म कर दिया। द टाइमलाइन। मिशन डिजाइन के बाद इस मिशन की टाइमलाइन को वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरह से क्रिएट किया। दिसंबर 2028 में ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। दिसंबर 2030 में ये जुपिटर को फ्लाईबाय करेगा और ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट से अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा। 2046 में जाकर ये प्लूटो के ऑर्बिट में जाने के लिए ब्रेकिंग को यूज करेगा और सन 2059 में ये मिशन पूरा होगा। हम प्लूटो तक और भी जल्दी पहुंच पाएंगे अगर हमारे पास ब्रेकिंग थ्रस्ट बढ़ाने के लिए एक हाई पावर न्यूक्लियर सिस्टम मौजूद हो, जिससे स्पेसक्राफ्ट प्लूटो के पास जाकर तेजी से स्लो डाउन हो सकेगा। लेकिन अभी के हिसाब से हमारे लिए स्लो ट्रैजेक्टरीज ही फिजिबल हैं। ये मिशन 2 साल तक प्लूटो और इसके चंद्रमाओं को स्टडी करेगा। शैरन के ग्रेविटेशनल असिस्ट को यूज करके ब्रेकिंग मैन्यूवर को कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद प्लूटो के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट को प्लेस किया जाएगा। प्लेनेट के अराउंड इसके ऑर्बिट कुछ हफ्ते के ड्यूरेशन का होगा और इस क्लोज फ्लाईबाय के दौरान ये प्लूटो के हर एक मून को एक्सप्लोर करता जाएगा। इस तरह के दर्जनों भर फ्लाईबाय किए जाएंगे और अकेले शैरन के 30 से भी ज्यादा क्लोज फ्लाईबायज को प्लान किया गया है। इससे स्पेसक्राफ्ट दोनों इक्वेटोरियल और पोलर ऑर्बिट्स में प्लूटो को मैप कर पाएगा, साथ ही इसके अपर एटमॉस्फेयर से सैंपल्स को भी कलेक्ट कर पाएगा। हालांकि ये मिशन काफी लंबे समय तक चलेगा, लेकिन 2 साल के तय वक्त के बाद स्पेसक्राफ्ट को अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना होगा। द स्पेसक्राफ्ट। ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट की मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज जो हमें चाहिए वो न्यू होराइजन के समान ही होंगी, लेकिन फ्लाइट सिस्टम की वजह से ऑर्बिटर का पेलोड मास करीब 2 गुना हो जाएगा। एक फुल फ्लेजेड स्पेसक्राफ्ट सिस्टम और साथ में इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम का भार ही करीब 2339 किलोग्राम के करीब होगा। ये फिलहाल अभी के एस्टिमेट्स हैं। हालांकि जो लॉन्च व्हीकल वैज्ञानिकों ने चुना है इसे लॉन्च करने के लिए, वो इससे भी 30% ज्यादा पेलोड को स्पेस में लॉन्च कर सकता है। भले ही ऑर्बिटर की मोस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज न्यू होराइजन के समान ही होंगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे और यहाँ पर हम प्रपोज्ड ऑर्बिटर और न्यू होराइजन में 3 प्राइमरी डिफरेंसेस पर बात करेंगे। पहला है, ऑर्बिटर को ज्यादा ऑन बोर्ड फ्यूल चाहिए होगा, क्योंकि अपने मिशन पीरियड के दौरान उसे अपनी ऑर्बिट में लगातार करेक्शंस करने होंगे। इसके अलावा ऑर्बिट में एक पॉइंट पर स्टेबल रहने के लिए लगातार रिएक्शन व्हील्स को ऑपरेट करने के लिए भी फ्यूल चाहिए होगा, जबकि न्यू होराइजन में फ्यूल की मात्रा काफी कम थी। दूसरा है, ज्यादा बड़े ऑनबोर्ड डेटा स्टोरेज की जरूरत। न्यू होराइजन 16 GB के ऑनबोर्ड डेटा स्टोरेज के साथ भेजा गया था, जबकि ऑर्बिटर को ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ेगा,
इसीलिए रिलायबल डेटा स्टोरेज जरूरी हो जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा जो चेंज होगा वो होगा ज्यादा कैपेबल कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर। न्यू होराइजन के सिंगल फ्लाईबाय मिशन के डेटा को रिटर्न करने के लिए जिस कम्युनिकेशन सिस्टम को बनाया गया था उसने 16 महीनों में अपना काम पूरा किया था, जो कि एक ऑर्बिटर के लिए यूजफुल नहीं है। ऑर्बिटर को हर 15 से 30 दिन के अंदर कलेक्टेड डेटा धरती पर भेजना होगा, जिसके लिए कहीं ज्यादा बड़ा डिश एंटीना और ट्रांसमीटर चाहिए होगा, जो कि न्यू होराइजन से करीब 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके साथ ही वो कैपेबल होगा अपने सॉफ्टवेयर से बैकग्राउंड नॉइज अपनी इमेजेस और स्पेक्ट्रा से रिमूव करने में। और खुशकिस्मती है कि ये सारे चेंजेस करने के लिए हमें कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत नहीं है। ये मिशन हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ ही फेजिबल है। 2015 से पहले यानी कि प्लूटो के एक्सप्लोरेशन से पहले ज्यादातर प्लैनेटरी साइंटिस्ट यही सोचते थे कि न्यू होराइजन के बाद एक नेचुरल फॉलो फ्लाईबाय मिशन किया जाए, जिससे काइपर बेल्ट के सभी ड्वार्फ प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर लिया जाएगा। इस तरह से ड्वार्फ प्लैनेट्स की डाइवर्सिटी को हम बिल्कुल उसी वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे मैरिनर, पायनियर और वॉयेजर मिशंस ने एक्सप्लोरेशन को अंजाम दिया था। उन्होंने पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और फिर सभी गैस जायंट्स को स्टडी किया था। हालांकि प्लूटो सिस्टम की स्पेक्टेकुलर कॉम्प्लेक्सिटी को देखने के बाद वैज्ञानिक अब कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि काइपर बेल्ट, ड्वार्फ प्लैनेट्स और प्लैनेटरी बॉडीज काफी कुछ है स्टडी करने को। और कई वैज्ञानिकों के गुट आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं कि प्लूटो को ही गहराई में स्टडी किया जाना चाहिए एक ऑर्बिटर मिशन को भेजकर। वहीं कुछ कम्युनिटीज इस पक्ष में हैं कि न्यू होराइजन की तरह फ्लाईबाय मिशन किया जाना चाहिए, ताकि हम प्लूटो जैसी एक से ज्यादा काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर पाएंगे। इस कड़ी में वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम को दूसरा बड़ा ब्रेक थ्रू मिला कि प्लूटो ऑर्बिटर मिशन से हम दोनों काम करवा सकते हैं। प्लूटो को डीप स्टडी भी कर सकते हैं और काइपर बेल्ट में वाइड जाकर दूसरी बॉडीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन दोनों मिशंस को एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर कंबाइन करके सिंगल मिशन करने के लिए हमें दोनों साइड हो रहे मुनाफे और घाटे को देखना होगा। ये एक तरह से टग ऑफ वॉर होगी, काइपर बेल्ट में वाइड जाकर दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट्स को स्टडी करने और डीप जाकर प्लूटो सिस्टम को स्टडी करने में। और वैज्ञानिकों ने जो रिजल्ट आएगा उसे कहा है ऑल इन वन कॉन्सेप्ट, द गोल्ड स्टैंडर्ड, प्लूटो काइपर बेल्ट एक्सप्लोरेशन मिशन। अब ये नई टर्म द गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गेम चेंजिंग गोल्ड स्टैंडर्ड मिशन कुछ इस तरह से काम करता है। सबसे पहले प्लूटो का ऑर्बिटर टूर किया जाएगा, प्लूटो को डीपली स्टडी किया जाएगा। इसके बाद प्लूटो के मून शैरन को ग्रेविटी असिस्ट फ्लाईबाय करके ऑर्बिटर को प्लूटो के सिस्टम से बाहर निकालकर आगे काइपर बेल्ट में भेज दिया जाएगा, वो भी बिना किसी प्रपल्शन को यूज किए। इसके बाद पहले से ही एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जिसे नासा अपने डॉन मिशन में यूज कर चुका है, इलेक्ट्रिकल प्रपल्शन सिस्टम, उसे यूज करके स्पेसक्राफ्ट काइपर बेल्ट में आधे दर्जन से भी ज्यादा छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर और स्टडी कर पाएगा, जिसमें कई बौने ग्रह भी शामिल होंगे। इनफैक्ट कई सिनेरियोज में तो डॉन प्रपल्शन सिस्टम प्लूटो ऑर्बिटर को किसी दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट के ऑर्बिट से निकालकर अन्य किसी ऑर्बिटल मिशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी वाकई इस मिशन के लिए गेम चेंजिंग साबित हो सकती है। इस रिसर्च से मिले इन ब्रेक थ्रूज ने इस डिबेट को ही खत्म कर दिया कि नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन मिशन न्यू होराइजन की तरह एक फ्लाईबाय मिशन होना चाहिए या फिर एक प्लूटो ऑर्बिटर मिशन होना चाहिए। ये डिबेट करना ही बेकार है, क्योंकि सिर्फ एक मिशन ही दोनों काम कर सकता है। ऐसा कोई मिशन फिलहाल किसी बड़ी स्पेस एजेंसी ने प्लान नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि 2020 और 2030 के दशक के आखिरी सालों में ये लॉन्च हो जाए। इससे प्लैनेटरी साइंस स्टडीज के क्षेत्र में एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल फॉर्मेशन, ओशन वर्ल्ड्स, एक्सोटिक एटमॉस्फेयर्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं और इवन एस्ट्रोबायोलॉजी में हमारी एक्सप्लोरेशन का विस्तार होगा। ये मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा और शायद इसे वॉयेजर से कहीं ज्यादा समय तक याद भी रखा जाएगा। हमारे सौरमंडल के अंतिम ग्रह से भी आगे अंतरिक्ष के अंधकार में सूर्य को ऑर्बिट करती एक छोटी सी रहस्यमयी दुनिया प्लूटो, जिसे अंधकार का देवता भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आज जितना भी जानते हैं वो काफी कम है। हर रोज और लगातार वैज्ञानिक इस मिस्टीरियस प्लैनेट के बारे में कुछ नया जान रहे हैं। प्लूटो को समझने का हमारा ये सफर इस पिक्सेलेटेड इमेज से कुछ ऐसी हाई डेफिनेशन इमेजेस तक का है। हम इसके एटमॉस्फेयर, इसके ज्योग्राफिक फीचर्स, इसके मून सिस्टम और इस पर चलने वाली कुछ एक्टिविटीज को बहुत बेहतर तरीके से जान पाए हैं। लेकिन इस 12,500 किलोमीटर डायमीटर के एक छोटे से प्लैनेट पर आज भी अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं, जिन पर हमें
जरूर विचार करना चाहिए। लेकिन इतना कुछ जानने के बावजूद भी प्लूटो से रिलेटेड कुछ ऐसे भ्रम हैं जो लोगों के मन में हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर तो लोगों के पास हैं, लेकिन बदलते समय के साथ या तो वो पुराने हो गए हैं और या फिर बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे कि प्लूटो का नाम क्या एक डिज्नी कैरेक्टर के ऊपर रखा गया है? क्या प्लूटो कभी नेपच्यून का चंद्रमा हुआ करता था, या फिर प्लूटो एक आइसी वर्ल्ड है? ऐसे कई सवाल हैं जो प्लूटो के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो चलिए आज के सफर में हम यात्रा करने वाले हैं हमारे ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो की, और जानेंगे प्लूटो के कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जिन पर शायद आप भी यकीन करते हैं। मिथ नंबर 1, प्लूटो नाम पहले डिज्नी कैरेक्टर का था। अगर आप डिज्नी के इन कैरेक्टर्स की क्रोनोलॉजी देखोगे तो ये मिथ यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लूटो की खोज सन 1930 में हुई थी, और हालांकि फेमस डिज्नी डॉग ने भी 1930 में ही डेब्यू किया था, पर शुरुआत में इस डॉग का नाम रोवर रखा गया था। प्लूटो द पप नाम का एक कैरेक्टर भी था, लेकिन उसको भी सन 1931 तक ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया था। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि जिस लड़की ने इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा था वो प्लूटो द डॉग से लिया गया था, लेकिन अब ये प्रूवन है कि उस डॉग का नाम प्लूटो प्लेनेट से इंस्पायर्ड था। आपको बता दें कि वैनिटी फेयर 1930 में जब एक स्कूल गर्ल थी, तब उन्होंने इस ग्रह को प्लूटो नाम दिया था। 2006 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। मिथ नंबर 2, प्लूटो इज टाइनी। आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लेनेट है, तो ये बहुत छोटा होगा, किसी एस्टेरॉयड जितना। लेकिन आपको बता दें कि प्लूटो 2360 किलोमीटर डायमीटर का एक बड़ा आकार रखता है, जो कि हमारे चांद का 2/3 है, और इसे जुपिटर के ओशियन वर्ल्ड मून यूरोपा से भी कंपेयर किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्लूटो के सबसे बड़े चांद शैरन का आकार इसके आकार का लगभग आधा है। शैरन का डायमीटर 1207 किलोमीटर है, जबकि प्लूटो का डायमीटर 2360 किलोमीटर है, और इसीलिए कभी कभी इन दोनों को बाइनरीज भी बोला जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि काइपर बेल्ट में सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है, यानी कि नेपच्यून के ऑर्बिट के बाद सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट प्लूटो ही है। काइपर बेल्ट में कॉमेट्स मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर बड़े होते हैं। कुछ कॉमेट्स सैकड़ों किलोमीटर बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन प्लूटो बाकी के ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस से भी बड़ा है। मिथ नंबर 3, इट्स डार्क देयर ऑल द टाइम। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य से एवरेज 4.8 अरब किलोमीटर दूर है, और ये दूरी वाकई बहुत ज्यादा होती है। प्लूटो से देखने पर हमारा सूर्य किसी आम तारे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा चमकदार। और इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि प्लूटो की सतह पर हमेशा 24 घंटे एकदम स्याह अंधेरा रहता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन के समय प्लूटो पर उतना अंधेरा नहीं होता जितना कि लोग सोचते हैं। ये कुछ ऐसा होता है जैसा पृथ्वी पर गहरे रंग के बादलों से होता है, और या फिर जब सूरज छिपने वाला होता है तब के समय जितना अंधेरा होता है यहाँ पृथ्वी पर, सिर्फ उतना ही अंधेरा वहाँ प्लूटो पर भी देखने को मिलता है। मतलब ये कि अगर इंसान वहाँ पर जाता है तो वो बेशक वहाँ पर सब कुछ देख पाएगा, लेकिन कुछ केसेस में वहाँ पर हमें लाइटिंग की जरूरत पड़ सकती है। मिथ नंबर 4, प्लूटो वाज वंस अ मून ऑफ नेपच्यून। ये पुरानी थियरी है जो कि प्लूटो की खोज के तुरंत बाद ही पॉपुलर हो गई थी, और 1965 में इस थियरी को डिसप्रूव भी कर दिया गया था। लोगों को लगता था कि प्लूटो कोई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्लूटो एकदम गोल है, जबकि काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स ऐसी गोल नहीं है। उसकी बनावट हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम के किसी ग्रह की तरह दिखाई देती है, और यही वजह थी कि लोगों में ये भ्रम था कि प्लूटो नेपच्यून प्लैनेट का एक चांद है, और किसी कारण की वजह से वो नेपच्यून से अलग हो गया है। लेकिन बाद में जब ऑर्बिटल रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से इन दोनों बॉडीज को देखा गया तो पता चला कि ये दोनों बॉडीज कभी भी इतनी करीब नहीं थी, जिससे ये संभावना बिल्कुल ही खत्म हो जाती है कि प्लूटो कभी नेपच्यून ग्रह का चांद भी हुआ करता था। मिथ नंबर 5, प्लूटो इज एन आइसी वर्ल्ड। मॉडर्न टेलीस्कोप्स और न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट से प्लूटो की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली गईं, जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि प्लूटो पूरी तरह से बर्फ से घिरा पड़ा है, और ये बर्फ सिर्फ पानी से ही नहीं बनी है, ये बनी है जमी हुई नाइट्रोजन, जमी हुई मीथेन आदि से। प्लूटो की डेंसिटी को अगर देखा जाए तो वहां से हमें पता चलता है कि इसकी डेंसिटी
वाटर आइस की डेंसिटी से लगभग डबल है, जिसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि इसका 2/3 भाग रॉक्स यानी कि चट्टान से बना है और 1/3 हिस्सा आइस का है। इसीलिए ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि प्लूटो एक रॉकी बॉडी है जिसका ऊपरी हिस्सा सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। मिथ नंबर 6, प्लूटो इज एयरलेस। सन 1980 में वैज्ञानिकों ने प्लूटो पर एटमॉस्फेयर की खोज कर ली थी। प्लूटो के एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन ही मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर है। लेकिन इसके साथ ही प्लूटो के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन की भारी मात्रा पाई जाती है। हालांकि फिर भी अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और स्पेस में पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही दूरी तक फैला हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अर्थ का एटमॉस्फेयर लगभग 600 किलोमीटर तक रहता है, जो कि पृथ्वी के रेडियस का करीब 10% है। वहीं पर अगर प्लूटो की बात की जाए तो ये 7 प्लूटो रेडियाई तक फैला हुआ है, यानी कि प्लूटो के एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम खुद प्लूटो के वॉल्यूम से लगभग 350 गुना ज्यादा है। और इसीलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि प्लूटो पर हवा नहीं है। प्लूटो पर हवा बिल्कुल है, लेकिन जब कभी प्लूटो अपने ऑर्बिट में सूर्य से बहुत दूर चला जाता है तो उसके एटमॉस्फेयर में सारी गैसेस ठंड की वजह से जम जाती हैं और तब वहां पर हवा की कमी हो जाती है। लेकिन जब प्लूटो सूर्य के नजदीक आ जाता है तो बर्फ पिघलती है और वातावरण में हवा और गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है। तो प्लूटो का वातावरण कुछ इस तरह से काम करता है। मिथ नंबर 7, प्लूटोज ऑर्बिट इज वन ऑफ अ काइंड। प्लूटो का ऑर्बिट सूर्य के इर्द गिर्द एकदम सर्कुलर नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल है। ये सूर्य के सबसे नजदीक 4.43 अरब किलोमीटर दूर तक आ जाता है और अपने सबसे दूरी के पॉइंट पर ये सूर्य से 7.36 अरब किलोमीटर दूर हो जाता है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट हमारे सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन से 17 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है और बाकी के ग्रहों की ऑर्बिट के कंपैरिजन में प्लूटो की ऑर्बिट काफी ज्यादा अलग है। इसके साथ ही प्लूटो की ऑर्बिट नेपच्यून की ऑर्बिट को क्रॉस करती हुई निकलती है, जिसकी वजह से करीब 20 सालों तक ये नेपच्यून की ऑर्बिट से आगे रहता है, जिसकी वजह से सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को सर्वसहमति से प्लैनेट्स की ऑफिशियल लिस्ट से बाहर कर दिया था और ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में शामिल कर दिया था। लेकिन अगर काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए तो अन्य ड्वार्फ प्लैनेट्स जैसे कि एरिस और ह्यूमेया के ऑर्बिट प्लूटो से भी ज्यादा एलिप्टिकल और इंक्लाइंड हैं। तो प्लूटो ना ही एक्सट्रीम काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करता है और ना ही हमारे ऑफिशियल प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मिथ्स जो लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई इनसे काफी अलग होती है। प्लूटो के कई ऐसे और भी रहस्य हैं जो हमें हैरान करती हैं। हमारे यूनिवर्स की वो मिस्ट्रीज जो आज तक हमारी कैपेबिलिटीज के चलते बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे अंधेरे कोने जहां तक शायद हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। ये सारी चीजें हमें इस यूनिवर्स को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन अब हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी पहुंच को एक नया आयाम देने के लिए हमारे पास है सदी का सबसे महान स्पेस टेलीस्कोप, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। $10 बिलियन की भारी भरकम रकम से बना ये जायंट टेलीस्कोप हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस को पार करता हुआ बहुत आगे निकल चुका है। ये हमें ब्रह्मांड के वो नज़ारे दिखा रहा है जिनसे आज तक हम बेखबर थे, और आगे भी ये हमें ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में लेकर जाने की कोशिश करेगा। इस ब्रह्मांड में जन्मे पहले तारे से लेकर दूर सुदूर अंतरिक्ष में तैर रहे एलियन एक्सोप्लैनेट्स तक, गैलेक्सी से लेकर उनके केंद्र में मौजूद दैत्याकार ब्लैक होल्स तक, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस यूनिवर्स को एक अलग ही रंग में हमारे सामने पेश करेगा, जहां सारी चीजें हमारे सामने एकदम क्लियर होंगी। हालांकि आज की वीडियो में हम जेम्स वेब की उन तस्वीरों को देखेंगे जो सिर्फ देखने भर से ही ऐसा लगता है मानो वो तस्वीरें कुछ कहना चाहती हैं। ऐसी तस्वीरें जो स्पेस टेलीस्कोप कैप्चर कर चुका है और उन तस्वीरों के पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नंबर 1, नेपच्यून रिंग्स। जब कभी भी हमारे बीच रिंग प्लैनेट का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ शनि ग्रह की तस्वीर आती है जिसके चारों ओर बड़े बड़े छल्ले हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये छल्ले सिर्फ शनि ग्रह तक ही सीमित नहीं है। हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन वो रिंग्स इतनी महीन और छोटी हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देती। जुपिटर के बाद आता है शनि ग्रह, जिसके ऑर्बिट में हमें सैकड़ों की तादाद में रिंग्स दिखाई देती हैं।
लेकिन सैटर्न की रिंग्स भी छोटे छोटे पत्थरों और आइस पार्टिकल्स की बनी हैं। लेकिन ये रिंग्स काफी डेंस हैं और ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती हैं, इसलिए हम इन्हें आसानी से देख पाते हैं। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से हम इन प्लैनेट्स को ही नहीं देख पाते। इनकी रिंग्स को देखना तो बहुत दूर की बात है। हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और आखिरी ग्रह हमारे प्लेनेटरी सिस्टम के किनारे को रिप्रेजेंट करता नेपच्यून प्लेनेट एक गैस जाइंट होने के साथ ही एक आइस जाइंट प्लेनेट भी है। इस प्लेनेट के आसपास भी यानी कि इसके ऑर्बिट में भी शनि ग्रह की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि नेपच्यून के अराउंड रिंग्स का निर्माण करते हैं। लेकिन ये पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पार्टिकल्स इसके मून से टकराए किसी एस्टेरॉइड की वजह से बने हैं और यही वजह है कि माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल्स के रूप में नेपच्यून की रिंग्स का निर्माण करते हैं। जब सन 1980 में नेपच्यून की रिंग्स को पहली बार देखा गया तो वैज्ञानिकों को लगा कि इन रिंग्स का ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, यानी कि ये रिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई हैं। लेकिन बाद में ये भ्रम भी दूर हो गया जब वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को विजिट किया और उसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से हमारे सामने नेपच्यून का ये नया रूप सामने आ चुका था। और इसके करीब 3 दशक बाद आज हमारे सामने नेपच्यून की ये तस्वीर सामने आई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर आधारित है। हालांकि वॉयेजर और जेम्स वेब की इन इमेजेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता है। दोनों अपने अपने समय की तकनीक के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। तो चलिए JWST द्वारा ली गई इस इमेज को डिटेल में देखते हैं। इस इमेज में नेपच्यून रिंग्स पहले की सारी इमेजेस से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और शार्प है। हमें एकदम क्लियर नेपच्यून और उसकी रिंग्स दिखाई पड़ रही हैं। नेपच्यून को शायद ही पहले कभी इतना क्लियर देखा गया हो, लेकिन इस तस्वीर में केवल इतना ही नहीं है। नेपच्यून के लगभग सभी मून्स जैसे कि डेस्पिना, ग्लाटिया, लैरिसा, प्रोटियस और ट्राइटन और इसके अलावा भी कई चांद इस तस्वीर में एकदम साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हमारे सौरमंडल की सीमाओं का आभास कराता हुआ ये ग्रह सूर्य से करीब 3 अरब मील की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज की दूरी से करीब 30 गुना ज्यादा है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि मानो यहाँ से हमारा सूरज तो दिखाई ही नहीं देता। नेपच्यून पर दिन में भी इतना अंधेरा होता है जितना कि धरती पर रात को चांद की रोशनी में अक्सर रहता है। इस हिसाब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर की गई ये इमेज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये आइस जाइंट पूरी तरह से हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और ये मीथेन लाइट के लाल रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें नेपच्यून का आइकॉनिक कलर नीला दिखाई देता है। हालांकि नेपच्यून पूरी तरह से इस मीथेन से नहीं बना है, बल्कि इसका सबसे बड़ा भाग करीब 80% हाइड्रोजन का बना हुआ है और बाकी का हिस्सा हीलियम और अन्य गैसों का है। मीथेन तो इस ग्रह पर सिर्फ 1.5% ही है, लेकिन फिर भी इसी वजह से नेपच्यून को इसकी पहचान मिल पाती है। इस इमेज में आपको कई ब्राइट स्पॉट भी दिखाई दे रहे होंगे। ये स्पॉट कुछ और नहीं बल्कि इसी मीथेन के बादल हैं, जिससे पता चलता है कि नेपच्यून पर बादल तो बनते हैं, लेकिन साथ ही ये बादल हवाओं के साथ पूरे ग्रह पर चक्कर लगाते रहते हैं। इमेज में नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन भी साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि टाइटन की सतह से रोशनी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है और ऐसे फिनोमिनन को हम एल्बिडो कहते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नेपच्यून के इस चांद की सतह नाइट्रोजन के जमने की वजह से बनी है और इसी वजह से इस चांद का एल्बिडो इतना ज्यादा है कि अपनी सतह पर पड़ने वाली करीब 70% रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। कहा जाता है कि ट्राइटन हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ठंडी जगहों में से एक है। यहाँ का तापमान करीब -391 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ट्राइटन के ओरिजिन को लेकर भी हम बहुत ज्यादा उलझन में हैं, क्योंकि हम अभी ये पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं कि ट्राइटन आखिर आया कहां से है। ट्राइटन के ऑर्बिट और ओरिएंटेशन को देखकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ट्राइटन हमारे सौरमंडल के बाहरी छोर पर मौजूद काइपर बेल्ट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में ट्राइटन को नेपच्यून की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया। खैर, यहाँ पर बस हम एक सटीक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यही अनुमान हम न जाने कितनी ही चीजों के लिए लगाते हैं जो आज भी हमारी समझ से बाहर हैं। नंबर 2, ट्रेंचुला नेब्यूला। नेब्यूला के बारे में तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में एक बहुत बड़े इलाके में फैले गैस और डस्ट के वो बादल होते हैं जहाँ पर तारे जन्म लेते हैं। ऐसा ही एक नेब्यूला है हमसे करीब 1,63,000 लाइट ईयर की दूरी पर, जिसे ट्रेंचुला नेब्यूला कहा जाता है। हालांकि इसका साइंटिफिक नेम 30 डोराइडिस है। ये हमारी गैलेक्सी के आसपास मौजूद लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड का ही पार्ट है और माना जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा तारे जन्म लेते हैं। लेकिन हमारे लोकल ग्रुप में ये नेबुला एक अलग ही स्थान रखता है। ये सबसे बड़ी स्टेलर नर्सरी होने के साथ ही एक ब्राइट एमिशन नेबुला है
जहाँ पर हमें कई नए तारे देखने को मिल जाते हैं। तारों के साथ ही इस इमेज में अगर आप गौर से देखें तो कई डिस्टेंट गैलेक्सीज भी मौजूद हैं। JWST से मिली इस इमेज में इस नेबुला के स्ट्रक्चर और यहाँ पर मौजूद गैसों और डस्ट के पार्टिकल्स के बारे में बहुत डिटेल में पता चल सकता है। इस इमेज को वैज्ञानिक अभी भी स्टडी करने में जुटे हुए हैं। दरअसल इस नेबुला में हमारे द्वारा खोजे गए कुछ सबसे बड़े और बेहद गर्म तारे भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अनगिनत नए जन्मे तारे हर तरफ मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से इस नेबुला में एक बहुत बड़ी कैविटी बन गई है, जहाँ पर ना ही कोई गैस है और ना ही कोई डस्ट पार्टिकल्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए नए जन्मे तारे बहुत ही ज्यादा रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे डस्ट पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जेम्स वेब द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में एक खास बात है कि इस इमेज में हमें नए तारे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तारे असल में बहुत घने डस्ट क्लाउड के पीछे छिपे हुए हैं, जिन्हें किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से देख पाना संभव नहीं है। यहाँ पर हमारी मदद करता है हमारा ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। बस यूँ मान लीजिए कि ये इसी काम के लिए ही बनाया गया है, इस ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को उजागर करने के लिए। जैसे ये तारे इस घनी बादलों की दीवार के पीछे छिपे हुए थे, लेकिन हमारे इस टेलीस्कोप के लिए इस दीवार को भेदना काफी आसान है और इसलिए ये टेलीस्कोप हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस नेबुला को स्टडी करके हम इस यूनिवर्स के उस पल को महसूस कर पाएंगे जब बिग बैंग के बाद पहले तारे ने जन्म लेना शुरू किया था। आखिर वो कौन सी चीज थी जिससे इन तारों के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आखिर कैसे ये सारी प्रोसेस काम करती है। इस नेबुला को स्टडी करके हम अपने इन सवालों के उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अपने उस यूनिवर्स की झलक देख सकते हैं जब हमारा ये ब्रह्मांड महज 4 अरब साल पुराना ही था। आखिर तारों को तो हम हजारों सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन इन चमकीले तारों के जन्म का रहस्य आज भी अंधेरे में है। लेकिन हमें उम्मीद है कि उस पहली रोशनी को हम अपने इस टेलीस्कोप से जरूर देख पाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या जेम्स वेब हजारों सालों से चले आ रहे उन रहस्यों को सुलझा पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या आप JWST द्वारा कैप्चर की गई ऐसे ही और तस्वीरों को डिटेल में जानना चाहेंगे? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम इस सीरीज को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।